स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि मेंटेनेंस केसेस में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग के दौरान फेस करने पड़ेंगे और किस तरीके से आपको उनका जवाब देना है। मेंटेनेंस केस में एक स्टेज आती है गवाही की, एविडेंस की। इसमें पार्टी अपनी गवाही करती है, साथ ही वो अपने और दूसरे गवाह और साथ ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लेके आती है। ऐसे में जब पत्नी की गवाही होती है तो उससे क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए पति का वकील उससे क्रॉस क्वेश्चन करता है। इसी तरीके से जब हस्बैंड की एविडेंस होती है तो वाइफ के जो वकील साहब हैं वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं हस्बैंड को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पत्नी के जो लॉयर है वो हस्बैंड से किस किस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, मेंटेनेंस केस में जो क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी ऐसी बातें खुल के सामने आती हैं और बहुत सारी बातें जो है केस को पलट सकती हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन आपके केस का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है और ये चीजें अगर आपको पहले से पता चल जाती हैं तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं और आप अपनी डिफेंस के हिसाब से अपने आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। इनकेस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट लीगल इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। इनकेस अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, आपको मेरी मदद की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन होता क्या है और ये किस लिए किया जाता है। देखिए, एविडेंस स्टेज पर जब कोई गवाह आता है अपनी गवाही लेकर, अपनी गवाही करता है या अपनी विटनेस लेकर आता है, तो ऐसे में दूसरी पार्टी को मौका मिलता है उससे सवाल जवाब करने का, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का। क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस ये है कि जिस गवाह को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट के सामने लाया गया है उस गवाह का झूठ या कॉन्ट्रडिक्शन कोर्ट के सामने लाया जाए और कोर्ट को लगे कि गवाह झूठ बोल रहा है और उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो चलिए बात करते हैं कि जब मेंटेनेंस केस में पति का यानी हस्बैंड का क्रॉस एग्जामिनेशन पत्नी का वकील करता है तो कौन कौन से क्वेश्चन हस्बैंड से वो पूछ सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जॉस्टिव बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इनका कोई सीक्वेंस है। ऐसा भी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में मैं बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में वो पूछे जाएंगे या फिर इनके अलावा और कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसी आर्ट है जो कि केस के फैक्ट्स और एविडेंसेस पे डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगी कि मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में मेंटेनेंस के केस में वो आपको पता चले और उस हिसाब से आप आगे अपने केस के फैक्ट्स के हिसाब से, आपके एविडेंसेस के हिसाब से कुछ फेरबदल क्वेश्चंस में हो भी सकती है, तो उस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो सबसे पहला सवाल जो मेंटेनेंस के केस में पति से पूछा जाता है वो एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, जो कि यही है कि आप पति और पत्नी कब से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। इस क्वेश्चन के जवाब में आपको स्पेसिफिक डेट, मंथ और टाइम आपको सब कुछ क्लियर बताना है। कोई भी इधर और उधर नहीं करना है, यानी कि जिस मंथ में आपकी पत्नी गई है, जिस ईयर में गई, जिस टाइम पर गई है, स्पेसिफिकली उन्हीं को आपको जवाब देना है। इसके साथ ही आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी इस समय दे सकते हैं कि आप अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते थे, वो अपनी मर्जी से आपको छोड़कर चली गई है और ये डिपेंड करता है कि आपकी डिफेंस क्या है, आप उसी के अनुसार जवाब दीजिए। लेकिन अगर ये एक्चुअली फैक्ट है कि आप दोनों अलग रह रहे हैं तो उसको स्पेसिफाई कर देना है आपको वहां पर। अगला सवाल जो हो सकता है वो पूछा जा सकता है आपसे कि आपकी पत्नी घर छोड़कर क्यों गई थी। नॉर्मली इतने ओपन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी पत्नी घर छोड़कर क्यों गई थी तो स्पेसिफिक जो रीजन है वास्तव में वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, सभी के अपने अपने रिप्लाई होते हैं और अलग अलग रीजंस होते हैं, उस हिसाब से ही आपको अपना यहाँ पर आंसर देना है। जैसे कि वाइफ ने अगर एलिगेशन अपनी पिटीशन में लगाया है कि उसे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन आपके हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपको वहां पर यही रिप्लाई देना है कि आपकी वाइफ अपनी मर्जी से आपको छोड़कर चली गई और बिना बताए घर से चली गई।
देखिए कई बार क्या होता है, लॉयर्स घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ लिया करते हैं, जैसे कि वो आपसे कहेंगे कि आपने अपनी वाइफ को मार पीट के घर से निकाल दिया है। देखिए ये बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब इस क्वेश्चन का यहाँ पर पर्पस क्या है कि वाइफ ने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं और इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन किया गया है। तो आपको यहाँ बिल्कुल घबराए बिना कॉन्फिडेंटली यही जवाब देना है कि आपने किसी तरीके की कोई मार पिटाई अपनी पत्नी के साथ नहीं की है, वो अपनी मर्जी से बिना बताए आपका घर छोड़ के चली गई है, या फिर आपकी जो डिफेंस है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर देना है। आप ये भी कह सकते हैं कि आपने उसको मनाने की बहुत कोशिश की, उसे वापस बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और वापस नहीं आई। इसके बाद जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है कि जब आपकी वाइफ घर छोड़कर गई तो आपका उसके साथ कोई झगड़ा हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब आपकी वाइफ घर छोड़कर गई तो आपका झगड़ा हुआ था। तो इसमें आप बता सकते हैं कि आपकी वाइफ का आपके साथ कोई झगड़ा कभी नहीं हुआ, वाइफ अपनी मर्जी से बिना आपको बताए घर से चली गई। इसके बाद जो पॉसिबल क्वेश्चन होता है उसका नंबर आता है कि क्या आपने वाइफ को जब जाने के बाद बुलाने की कोशिश की, और अगर की तो क्या कोशिश की। अब देखिए इस क्वेश्चन के आंसर में आपको अच्छी तरीके से ये सारी चीजें बतानी है। आपने जो जो भी एफर्ट्स किए हैं अपनी वाइफ को वापस बुलाने के लिए, उन सब के बारे में डिटेल से बताना है। किस डेट में, किस जगह, किस समय और कब कब आपने अपनी वाइफ को वापस बुलाने के लिए क्या क्या किया। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपने उसको बुलाने की बहुत कोशिश की, आप उसके घर गए, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी और आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं हुई। आप अपने साथ अपने माता पिता को या फिर सोसाइटी के अन्य रिस्पेक्टेबल्स को लेके गए थे, लेकिन फिर भी वाइफ ने आने से इनकार कर दिया। वहां पर जाकर आपने सबने मिलकर वाइफ से बात की, वाइफ के माता पिता से बात की, लेकिन फिर भी वाइफ ने साथ आने से साफ साफ इनकार कर दिया। और आपके साथ वहां पर किस तरीके का व्यवहार आपकी पत्नी ने और उसके माता पिता ने किया, ये भी आप इसी जगह पे बता सकते हैं। देखिए अगर वाइफ को आपने वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का केस भी किया है, तो आपको यहाँ पर उसको भी स्पेसिफिकली बताना है। आपको बताना है कि आपने अपनी वाइफ को वापस घर लाने के लिए सेक्शन 9 का केस किया और अभी उस केस में क्या स्टेटस चल रहा है, ये इस समय पर बताना बहुत ही जरूरी है। देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 या 4 तरीके से पुट अप किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। और अगर 3, 4, 5 कई तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो भी आपका आंसर सिर्फ एक ही होना चाहिए, क्योंकि वो आंसर आपके जवाब से, आपके रिप्लाई से मैच करना चाहिए। क्योंकि आपने जो अपना जवाब दाखिल किया है फाइल में, उसमें जो कुछ आपने लिखा है आपके आंसर उससे मैच करने चाहिए। तो इसलिए हर क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही सोच समझ कर देना है। ऐसा ना हो कि आपने लिखा कुछ है और आप आंसर कुछ दे रहे हैं, तो वो डिफर हो जाएगा और फिर ऐसे में आप झूठे साबित हो जाएंगे। जब भी पत्नी का वकील कोई क्वेश्चन पूछे उसे बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है और सारी बातें सोच समझ कर आंसर देना है। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो और आप आंसर देने लगे। कई बार पति ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे तो सब कुछ पता है, मैं पत्नी को हरा दूंगा, मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस तरीके का ओवर जो कॉन्फिडेंस होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुत सारे पति जो हैं वो गलती कर दिया करते हैं। ऐसी स्थिति में गलती क्यों होती है? क्योंकि आप अच्छी तरीके से सुनते नहीं हैं और समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला जो पार्टी है वो किस एंगल से आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही है और क्या आपसे उसका आंसर एक्सपेक्ट कर रही है, और आप जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत आंसर दे देते हैं या फिर अपने जो जवाब है अपने रिप्लाई से डिफर कर जाते हैं और यहीं पर आप फंस जाते हैं। तो अच्छी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट है, जो कि एक मेजर वेपन है केस को जीतने के लिए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या अब आप वाइफ को अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। कई बार हस्बैंड ये डिफेंस ले लेते हैं कि अब वो अपनी वाइफ को नहीं रखना चाहते। मोस्टली क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ को रखना ही चाहते हैं, तो आपके डिफेंस के हिसाब से जो कुछ भी है आप
रखना चाहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से बताइए कि हाँ, मैं अभी भी अपनी वाइफ को रखने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपकी इनकम के रिगार्डिंग, वो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं, आपकी इनकम कितनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेटली देना है, बिल्कुल सही सही देना है। कोई चीज छुपानी नहीं है, कोई चीज झूठ नहीं बोलनी है, क्योंकि उसका रीजन भी है। उसका रीजन ये है कि आप ऑलरेडी इनकम एफिडेविट फाइल कर चुके होंगे केस में, तो आप अब उससे परे नहीं जा सकते। तो आपको अब उसी हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस हिसाब से आपने अपनी इनकम एफिडेविट में अपनी इनकम को, सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाया है। अगर आपके अकाउंट में सैलरी आती है तो आपको ये बताना ही पड़ेगा कि आपके अकाउंट में इतनी सैलरी आती है। आप यहाँ काम करते हैं और आपकी सैलरी अकाउंट में आती है। देखिए, जहां पर जिन मामलों में कैश में पेमेंट होता है किसी नौकरी में, तो वहां पर आप भले ही कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन पेमेंट होता है वहां पर आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। आपको एक्चुअल पोजीशन वहां पर बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आके ज्यादातर पति फंस जाया करते हैं। और अगर आप यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो एक क्रिमिनल केस और आपके अगेंस्ट तैयार हो जाता है, जो कि 340 CRPC या 379 BNSS का केस होगा। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सैलरी के अलावा आपके और क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे कि वाइफ अपनी पिटीशन में मेंटेनेंस की कई बार लिख देती है कि नौकरी के अलावा इनकी साइड इनकम भी है, खेती करते हैं या फिर कोई साइड बिजनेस करते हैं। इस टाइप की एप्लीकेशन वाइफ्स ज्यादातर लगा दिया करती हैं, जिससे कि उनको इंक्रीज्ड मेंटेनेंस मिल सके। ऐसे में अगर आपका कोई साइड बिजनेस नहीं है या साइड इनकम नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्लियरली बता देना है कि नौकरी के अलावा या जो भी काम आप करते हैं उसके अलावा आपका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और अगर है तो यहाँ पर आपको क्लियरली बता देना चाहिए। अब क्यों बता देना चाहिए? क्योंकि अगर इसका कोई प्रूफ वाइफ के पास है तो बाद में वो आपको बहुत नुकसान कर सकता है और ये माना जाएगा कि आपने कोर्ट से झूठ बोला। अब अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है मेंटेनेंस के केस में, कि जब से आपकी वाइफ गई है तो क्या आपने उसको मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया? देखिए, नॉर्मली होता क्या है कि ऐसे में जब वाइफ छोड़ के हस्बैंड को चली जाती है तो हस्बैंड नॉर्मली वाइफ को मेंटेनेंस यानी उसका खर्चा नहीं दिया करते हैं। और वो दे भी क्यों? क्योंकि वाइफ जब उसके साथ नहीं रह रही है तो फिर वो उसका मेंटेनेंस खर्चा क्यों दे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हस्बैंड्स वाइफ के अकाउंट में पैसे डालते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर केस में वो पैसे लगातार नहीं देंगे, वाइफ को खर्च नहीं देंगे, तो वो फंस भी सकते हैं। तो ऐसे में आपको बिल्कुल क्लियरली बता देना है कि आप अपनी वाइफ को खर्च दे रहे थे, और अगर आप ऑलरेडी कुछ पैसे वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो उसको भी आपको कोर्ट के सामने जरूर लाना है। लेकिन अगर आप वाइफ को कोई मेंटेनेंस, कोई खर्चा नहीं दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कहना है कि मैं तो अभी भी अपनी वाइफ को अपने साथ रखना चाहता हूँ, मेंटेन करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई है, वापस आने को तैयार नहीं है, तो मैं ऐसे में खर्च क्यों दूं? वो आपके साथ आकर रहे और आप पूरी तरह से उसको मेंटेन करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाइफ जब आपके साथ रहती थी तब आप उसको मेंटेनेंस देते थे, यानी उसको मेंटेन करते थे, तो आपको इस सवाल का जवाब देना है कि क्यों नहीं, जब वो मेरे साथ रहती थी तो मैं पूरा खर्च उसका उठाता था। और ये एलिगेशन बिल्कुल गलत है। मैं उसका खर्च नहीं उठाता था। मैं जब तक मेरी वाइफ मेरे साथ रही, मैं हर तरीके का खर्च उठाता था घर का, चाहे वो घर के खर्च हो, चाहे बच्चों के खर्च हो, चाहे मेडिकल एक्सपेंसेस हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का खर्च हो, क्लोथिंग का खर्च हो, डे टू डे जितने भी एक्सपेंसेस होते थे मैं ही उसका खर्च उठाता था, मैं ही चीजें मैनेज करता था, मैं ही सब कुछ मेंटेन करता था। इवन अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो भी आपको यहाँ पर यही कहना है कि मेरी वाइफ वर्किंग थी, फिर भी मैं पूरे फैमिली के एक्सपेंसेस मैं ही उठाता था और मैं ही मेंटेन करता था, चाहे वो घर के खर्च हो या पर्सनल खर्च हो। और ये बात वाइफ ने जो कही है कि वो अपने पेरेंट्स से लेके खर्च चलाती थी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये बात आपको स्पेसिफिकली डिनाई करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वो होता है कि आप दोनों के बीच कौन कौन से केस चल रहे हैं और कौन से डिसाइड हो चुके हैं। ये एक नॉर्मल लीगल क्वेश्चन है कि दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में कितना लिटिगेशन चल रहा है
और कितना लिटिगेशन हो चुका है। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होता है। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताना है कि आपके ऊपर आपकी वाइफ ने क्या क्या केस किए हैं और आपने कौन कौन से केस किए हैं, कितने डिसाइड हो चुके हैं और कितनों का क्या स्टेटस चल रहा है, ये सब कुछ क्लियरली यहाँ पर आपको बता देना है। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है बच्चों के रिगार्डिंग कि आप बच्चों को मेंटेन नहीं करते थे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी वाइफ ने अपनी पिटीशन में एलिगेशंस लगाए होंगे कि आप बच्चों को भी मेंटेन नहीं करते थे। जहां वाइफ लिखती है कि मुझे मेंटेन नहीं करते थे, वहीं बच्चों को भी लगा देती है कि बच्चों को भी आप मेंटेन नहीं करते थे। तो यहाँ पर आपको इस सवाल का जवाब यही कहना है कि मैं फाइनेंशियली बच्चों को और पत्नी को मेंटेन करता था, सोशली मेंटेन करता था और उनकी हर जरूरत को पूरा करता था, जैसे बच्चों की स्कूल की फीस, क्लोथिंग, कॉपी किताबें, मेडिसिन वगैरह वगैरह, जो भी बच्चों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब कुछ आप ही फुलफिल करते थे। और यहाँ पर इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कोई बिल्स वगैरह आपने सिक्योर कर रखे हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए हैं, तो उसको भी यहाँ पर आप पेश कर सकते हैं। अपनी एविडेंस में इसे जरूर आप वहां पर सबमिट करें। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ सकता है वो ये हो सकता है कि क्या वाइफ जब बच्चों को लेकर चली गई तो आपने बच्चों का खर्च दिया? देखिए, इसके रिगार्डिंग कई बार ये होता है कि वाइफ जब बच्चों को लेकर चली जाती है तो वो एरिया ज्यादा दूर नहीं होता है, तो बच्चे वहीं से स्कूल आते जाते रहते हैं। ऐसे में आप स्कूल की फीस भरते रहते हैं, बस की फीस भरते रहते हैं बच्चों की, बच्चे वहीं से अपनी स्कूलिंग चलाते रहते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आप वहीं से बच्चों की या वाइफ की वेट करते रहते हैं और आप नहीं चाहते कि बच्चों के एडमिशन में कोई फर्क पड़े, आप वहीं से बच्चों की फीस और बच्चों के बस की फीस जमा करते रहते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो जो एक्सपेंडिचर आप बच्चों की फीस के लिए खर्च कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं आप और जो एक्सपेंडिचर जो आप रेगुलरली पे कर रहे हैं उनको यहाँ पर आप जरूर बताइए। आपको यहाँ पर ये फिर भी कहना है कि आप चाहते हैं कि बच्चे और वाइफ आपके साथ आकर रहें और आप उनको मेंटेन करें, लेकिन क्या स्थिति है कि वाइफ ना मुझे बच्चों से मिलने देती है और ना ही फोन पर बात करने देती है। तो देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल संकोच नहीं करना है। जो कुछ भी आपकी डिफेंस में है उसको क्लियरली आपको यहाँ पर बोलना है। कोर्ट के सामने अपनी बात को रखने का यही एक मौका होता है। आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहना है और इसी बात पर फोकस करना है कि आपकी वाइफ अपनी मर्जी से आपको छोड़ के चली गई है, यानी कि वाइफ ने ही आपको डिजर्ट किया है, आपने वाइफ को डिजर्ट नहीं किया है। ना ही आपने और ना ही आपके घर वालों ने कभी वाइफ को परेशान किया है या तंग किया है या टॉर्चर किया है, क्योंकि इसी तरीके के एलिगेशंस हमेशा वाइफ्स अपनी पिटीशन में लगाया करती हैं। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपकी वाइफ एडल्ट्री में है तो आपको कोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से ये बताना है कि आपने जब इस सिचुएशन में इस बात के लिए वाइफ को कन्फ्रंट किया तो वो घर छोड़कर चली गई। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी कि एडल्ट्री का आरोप आपको तभी लगाना है वाइफ के ऊपर जब आपके पास पुख्ता सबूत हो, यानी कि आप उसकी एडल्ट्री को कोर्ट के सामने प्रूव कर सके। बिना पुख्ता सबूतों के, सॉलिड एविडेंस के एडल्ट्री का एलिगेशन लगाना आपको भारी पड़ सकता है, आपको ही नेगेटिव इफेक्ट देगा और केस में आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। तो एडल्ट्री के जब पुख्ता सबूत हो तभी आपको एडल्ट्री का रिगार्डिंग यहाँ पर बात करनी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन मेंटेनेंस केस में पूछे जाने वाले आपके साथ डिस्कस किए। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि आपने अपना डिफेंस क्या लिया है। क्रॉस एग्जामिनेशन कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। बड़े बड़े केस क्रॉस एग्जामिनेशन के कारण जीते या हारे जा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको यहाँ पर समझाने के लिए था कि मेन मेंटेनेंस के केस में पति से पत्नी का वकील क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कि क्या क्या क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आपसे बातें उगलवा सकता है, या क्या क्या किस तरीके से आपको जवाब देना है। आपने जो डिफेंस ली है उससे अलग हट के आपको नहीं जाना है। घुमा फिरा कर पूछे गए क्वेश्चंस का भी एक ही आंसर देना है, यानी एक ही बात को 4 बार घुमा के पूछा गया है तो आंसर आपका एक ही होना चाहिए। और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बिल्कुल भी डरना नहीं है। और खुल के यही एक मौका होता है पूरे केस के दौरान कि आप अपनी बात को कोर्ट के सामने
पहुंचा सकते हैं, अपने द्वारा खुद कह सकते हैं, खुद अपनी बात को वहां पर बोल सकते हैं और भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आपके जो केस के आपकी जो डिफेंस है उसके रिगार्डिंग आप मिला के कुछ अपने एक्सप्लेनेशन भी वहां पर पेश कर सकते हैं। तो ये वीडियो था आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में समझाने के लिए। इसी के इर्द गिर्द आपके भी क्वेश्चन, आपके भी फैक्ट्स और आपकी डिफेंस के हिसाब से हो सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा उन लोगों को जो इस तरीके की पैनिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।